दोस्तों पिछले महीने मैं अपने लिए एक यूज़ बाइक देख रहा था 40,000 रुपये के बजट में, और मुझे एक भी ढंग की बाइक नहीं मिली। फिर मेरी मुलाकात तुषार जी से हुई, जिन्होंने एक यूज़ टाटा नैनो ख़रीदी है, और वो भी सिर्फ 38,000 रुपये के अंदर। ये 2014 मॉडल है, और ये टाटा नैनो का बेस वेरिएंट नहीं है, ये ऊपर का वेरिएंट है। तो एग्जैक्टली वेरिएंट कौन सा है और गाड़ी कितनी चली हुई है, आरसी ट्रांसफ़र में कितना खर्चा आया, इसके अलावा और क्या खर्चे हैं, और सबसे बड़ी बात, पूरे देश भर में E20 फ्यूल अब मैंडेटरी हो चुका है। तो क्या उसके बाद इस गाड़ी में कोई इशू आ रहे हैं? तो इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं तुषार जी से। पूरी बातें डिटेल में होंगी, और अगर आप टाटा नैनो 2026 में एज एन यूज़ कार लेने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो से आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो तुषार जी, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैल्यू ड्राइव में अपना दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले ऑडियंस को बताइए कि कैसे पहुंचे इस टाटा नैनो तक आप? सो आई वॉज प्लानिंग टू बाय सेकेंड हैंड बाइक। तो जो मेरा बजट था वो था 40 to 50,000 रुपीज़। तो उसी प्राइस सेगमेंट में हमने डिसाइड किया कि एक नैनो हम फाइंड करते हैं। हमको नैनो फाइंड करनी थी इन अ यूनिक कलर, जैसे येलो, पर्पल, रेड, बट वो हमको साउथ इंडिया में मिल रही थी। अच्छा। तो नॉर्थ इंडिया में हमको यही ऑप्शंस मिले। तो ये मुझे मेरे होम टाउन के पास ऑप्शन मिला था, तो इसको मैंने एक ही टाटा नैनो को विज़िट किया था, और ये मुझे चलने में अच्छी लगी। इसकी परफॉर्मेंस सही थी, एंड ये चली हुई थोड़ी ज़्यादा है, 1,30,000 चली हुई थी जब मैंने इसको लिया था। बट इंजन इसका सील्ड था, एंड एबीसी अच्छे पोजीशन में थे, और गियर बॉक्स स्मूथ था। तब हमने इसको आगे इसकी टेस्ट ड्राइव ली और आगे प्रोसेस को बढ़ाया। तो तुषार, मैं भी जितने लोगों से मिलता हूँ ना, तो या तो जब यूज़ कार की बात होती है तो वो चाहते हैं कि एक कोई बड़ी गाड़ी जो है ना वो एज एन यूज मिल जाए, ताकि वो रुतबा बना रहे। या फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप एंट्री लेवल कार ले लीजिए। जब आप एक टू व्हीलर से आते हैं तो आपके लिए खर्चे बहुत मायने रखते हैं गाड़ी के। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, उसमें ना वो मतलब स्टैंडर्ड नहीं मिलता, या फिर वो सोशल वैलिडेशन नहीं मिलती। तो आप कैसे ओके हो गए टाटा नैनो के साथ? मुझे ये एक्चुअली लोगों को बताना है कि कैसे ये एक प्रैक्टिकल कार है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टाटा नैनो ड्राइव की थी, मैंने 2018 में ड्राइव की थी, तब मुझे अच्छी लगी थी। बिकॉज मैंने इससे पहले भी काफ़ी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई हैं। सो जैसे कि ये रियर व्हील गाड़ी है, तो रियर व्हील के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन आता नहीं है। तो एक तो मुझे रियर व्हील कार का एक्सपीरियंस लेना था, एंड जो बाइक मैं ढूंढ रहा था अंडर 40,000 50,000 उस प्राइस सेगमेंट में आ रही थी। एंड जो आप बात कर रहे हो कि सोशल इमेज, उसके लिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। आपको फन आना चाहिए गाड़ी चलाने में। इसी तरीके से एक्चुअली सोचना चाहिए कि आपको अपना यूज़ केस देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो यूज़ कार में। और 38,000 रुपये के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो एक अच्छी यूज़ बाइक जो है नहीं मिली, पर तुषार जी को एक यूज़ अच्छी नैनो मिल गई है। कितनी अच्छी है चला कर भी देखेंगे। बट मुझे इससे पहले ये जानना है कि आपने आरसी ट्रांसफ़र कराते टाइम क्या सब कुछ ये चीज़ें करा ली हैं, और कोई हर्डल उस चीज़ में आया नहीं है आपको? तो आरसी ट्रांसफ़र का मुझे इसमें खर्चा पड़ा था, जैसे कि विद इन अ स्टेट ही होगी थी आरसी ट्रांसफ़र, तो एनओसी की ज़रूरत नहीं थी। तो 3500 का था खर्चा। तो मैंने इसके चलान पहले सारे चेक कर लिए थे ई परिवहन पे कि कोई पेंडिंग चलान है कि नहीं है। ओके। फॉर्चुनेटली पेंडिंग चलान तो इसमें कुछ नहीं थे। तो आरसी मेरी आ गई थी विद इन 10 to 15 डेज। अच्छा। तो और आरसी ये क्या ट्रांसफ़र का मतलब इशू फर्स्ट नहीं था। ओनर थी या सेकंड ओनर? नहीं, ये थर्ड ओनर थी गाड़ी। तो मैं इसका फोर्थ ओनर हूँ। काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है तुषार, कि मतलब 38,000 रुपये में गाड़ी सुन के ऐसा आता है कि यार 38,000 रुपये में गाड़ी है या रियल में कबाड़ तो नहीं, ऐसा एक इमेज बनती है। फिर मैं भी जब रिकमेंड करता हूँ लोगों को गाड़ी की, अगर आप यूज़ कार ले रहे हो तो आप सेकंड ओनर लास्ट देख लो, थर्ड ओनर तक मत जाओ। तो मतलब ऐसा क्या था इस गाड़ी के अंदर देखने के बाद जो आपको लगा कि यार किलोमीटर भी लाख के पार चली हुई है, थर्ड ओनर भी है, मैं फोर्थ ओनर बनूंगा, तो इस टाइप से मतलब कैसे, मतलब आप उस पर टिक कर रहे थे चीज़ों तो पे? क्योंकि 2020 तक जो इसका सर्विस रिकॉर्ड था वो कंपनी से था। अच्छा, आप कह रहे हो 2014 से लेके 2020 तक कंपनी में इसका सर्विस रिकॉर्ड था। जो इसके फर्स्ट 2 ओनर्स थे। अच्छा। तो टाइम टू टाइम सर्विस थी, और जो इसका थर्ड ओनर था वो मैकेनिक था। अच्छा। तो उसने भी इंजन का अच्छे से ख्याल रखा, इंजन में कोई इशू नहीं था। ओके। तब मैंने इसको सोचा कि चलो ले सकते हैं, वरना थर्ड ओनर काफ़ी बड़ा सीरियल नंबर है और आप उसके फोर्थ ओनर बन रहे हो। तो चलो एक काम करते हैं, हम गाड़ी को चलाते हुए बात करते हैं बाकी की, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत से हैं उन लोगों के लिए जो टाटा नैनो या फिर इस कम बजट के अंदर एक टू व्हीलर खरीदने की सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि फोर व्हीलर है ना ज़्यादा सेंस बनाता है, आप अपने फैमिली वालों के साथ ज़्यादा अच्छे से फोर व्हीलर के अंदर घूम सकते हो। वो तो है, बारिश में आपको बचा रही है, गर्मी में एंड सर्दी में बचा रही है। बाइक पे तो आपको लगेगी वो सब। तो चलो एक बार चलाते हुए बात करते हैं तुषार जी। तो भाई हम तुषार जी की गाड़ी में आ गए हैं, टाटा नैनो में। तो भाई एक बार मैं हेडरूम दिखाता हूँ आपको, देखो हेडरूम कितना गजब का है, और भाई भी जो है कंफर्टेबल हो गए बैठे हैं पीछे भी।
तो गाड़ी को चला के देखते हैं भाई। स्टार्ट तो मैंने पहले ही कर ली गाड़ी, तो मैं बिना एक्सीलेटर दिए ना क्लच छोड़ के देख रहा हूँ भाई, चल रही है बिना एक्सीलेटर दिए हुए एफर्टलेसली। बढ़िया चल रही है भाई। एसी कहाँ से चलेगा इस गाड़ी का? एसी वहाँ से चलेगा, ये बटन है। हाँ एक अच्छा मिनट। ये वाला है। हाँ। चलो बढ़िया। तो पहले मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। एसी तो भाई वाईफाई कर लो। सीट बेल्ट जो है लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो भाई सवाल पे आ जाते हैं पहले सबसे अपने। हाँ। तो जब से गाड़ी ली है आपने, तो कितनी चल गई तब से आपकी गाड़ी? अप्रॉक्स 4000। 4000 के करीब आपने चला ली। हाँ। और जब 38,000 रुपये की गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी में काम क्या क्या करा है? एक एक करके मुझे पहले आप ये बताओ कि काम क्या क्या हुए हैं, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है तो उसके लिए सबसे पहले ये सवाल जो है ज़्यादा होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन। हाँ। डॉक्यूमेंटेशन में आरसी ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, पीयूसी, जो भी पेंडिंग चालान है उस व्हीकल पे आप एक बार वो चेक कर लो ई परिवहन पर। अच्छा। और उसके बाद इसकी मैंने सर्विसिंग कराई थी। सर्विसिंग में तो जो भी गाड़ी में निकलेगा फॉल्ट आप उस अकॉर्डिंगली कराओगे, बट जो मेरा उस पर खर्चा आया था वो आया था, जो इसकी बेसिक सर्विसिंग है वो जाती है बिटवीन 2000 टू 2500 रुपीज़। एंड इसमें मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशंस कराई थी, इंटीरियर में भी कराई थी, एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशंस कराई थी। एंड इसमें मैंने पेंट किया था। अब जैसे कि कोई भी गाड़ी हो, अगर आप उसमें पेंट की प्राइसिंग देखोगे तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 15,000 और 20,000। बिल्कुल। तो बट मैंने इसमें एक और वो रखा था, बिकॉज ये छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, इसमें मैं कुछ भी टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें पेंट भी खुद से किया था गाड़ी पे। अच्छा। तभी आपको थोड़े थोड़े मार्क्स भी हाँ, दिखेंगे। मुझे वो दिखे मेरे को marks फिनिशिंग actually। करानी है उसकी, अच्छा। बट वो मैंने अप्रॉक्स 800 रुपीज़ में पूरी गाड़ी में पेंट कर दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अगर आपको आपने पहले किया हुआ स्प्रे बॉटल से पेंट आप खुद भी कर सकते हो। और भी actually- बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इस गाड़ी में जो आप कर सकते हो, बिकॉज प्राइसिंग इतनी नहीं है, आप ऐसा टेस्टिंग कर सकते हो। बिल्कुल। और मैंने कुछ स्टिकरिंग कराई थी। IRV वाली वीडियो देखी थी वैसे। हाँ। दोस्तों है ना, तुषार का चैनल है यूट्यूब पर, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। तो छोटी छोटी जो है मॉडिफिकेशन जो इन्होंने करी हुई है, कार एक्सेसरीज एड ऑन जो किया हुआ है इन्होंने, तो उसके बारे में वीडियोस डालते रहते हैं छोटी छोटी। तो जैसे ये IRV मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो आपने मतलब इस पे जो वो फिल्म चढ़वा ली। हाँ। अब उससे क्या होता है कि जब आप रात में गाड़ी को चलाते हो, तो इन गाड़ियों के अंदर या फिर आज भी डेट में भी आप ऑल्टो K10 खरीदने जाते हो, उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदते हो, तो वहाँ पर भी जो है आपको डे नाइट वाला IRV नहीं मिलता। तो वो जो है आपने इसके अंदर करा लिया, तो वो काफ़ी जो है बढ़िया काम की चीज़ हो गई है। हाँ, उस पर काफ़ी ना फ्लिकरिंग होती थी। मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि रात को ड्राइव करने में इशू आता है, डे लाइट में तो फिर भी सही है, बट रात पे आंखों में फ्लिकरिंग होती है। तो मैंने इसमें स्मोक करा लिया था। इसमें एक ना एंटी ग्लेयर फिल्म भी आती है, बट बिल्कुल। वो मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने ये करा लिया था। अगर आपको एंटी ग्लेयर मिलती है आप वो करा लेना। नहीं ये भी काफ़ी है। और जैसे ये भी मैं- काफ़ी अच्छा है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो फिलहाल मतलब रात में चला के ज़्यादा पता चल पाएगा, बट हाँ ये चीज़ें एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें जो है सेंस बनाती है गाड़ी के अंदर। और म्यूजिक सिस्टम भी जैसे आपने बताया, ये हमने अभी तक वेरिएंट नहीं बताया ये टाटा नैनो का कौन सा ये वेरिएंट। है टाटा नैनो ट्विस्ट XT। हाँ ये तो टॉप मॉडल है 2014 का। बिल्कुल। तो मतलब इसके- बेस वेरिएंट नहीं मिला, 38,000 रुपये में टॉप ऑफ द लाइन मिल गया। हाँ, यूज मार्केट में तो वेरिएंट्स का वैसे भी इतना बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइसिंग में। बिल्कुल। तो मुझे तो गाड़ी चलाते हुए काफ़ी पसंद आ रही है। दूसरा अब ये भी है कि यार देखो टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो एक तो मुझे ये बताओ कि आप सर्विस कहाँ करा रहे हो? क्या आप मतलब इसके लिए सर्विस सेंटर जा रहे हो टाटा के, या फिर लोकल मैकेनिक पे जा रहे हो? और पार्ट्स का कैसे कर रहे हो? क्या आपने कोई पार्ट चेंज कराया है, उसमें कोई दिक्कत आई है आपको? सर्विसिंग तो मैं लोकल मैकेनिक से ही करा रहा हूँ, एंड पार्ट्स इसके अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर आपको कोई पार्ट नहीं मिलता है तो आप बोर्डमो पे चेक कर सकते हो। जैसे कि आप उस पर वो दिखाओगे ना जो हजार्ड बटन है, हाँ अब जी। ये हजार्ड बटन है, तो ये पार्ट मुझे इसका मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने ये स्क्रैप मार्केट में भी चेक कर लिया, मैंने बोर्डमो पे भी चेक कर लिया, अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, स्टॉक में नहीं है, बट पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। हो सकता है आपको आज ना मिले, बट 1-2 महीने बाद बोर्डमो पे स्टॉक पे आएंगे तो आपको मिल सकते मतलब हैं। वो पार्ट्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, आप हाँ, ये कह सकते हो। इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, बट जो कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आप मैकेनिकल पार्ट्स की बात करोगे, इंजन के पार्ट हो गए एंड क्लच प्लेट्स होगी, ब्रेक पैड हो गए, वो सब तो इजीली अवेलेबल है। अच्छा। और जैसे कि मतलब आपने गाड़ी खरीदी थी पिछले साल आई थी, तो तब से लेके अभी तक कोई मतलब कोई बड़ा ट्रिप आपने इस गाड़ी के साथ किया?
कुछ लोग वैसे भी घबराते हैं कि यार छोटी गाड़ी है, कहाँ ये दूर जा पाएगी। इस गाड़ी पे मैंने इतना बड़ा ट्रिप तो नहीं किया है, बट दिल्ली टू देहरादून एंड दिल्ली टू चंडीगढ़ मैंने इसमें किया है विद ओनली वन स्टॉप। अच्छा। वन स्टॉप ऑफ 40 to 45 मिनट्स। बाकी कोई टायर्डनेस नहीं होती गाड़ी में। जैसे कि आपकी और गाड़ी चलाओगे, हैचबैक चलाओगे, जो कंफर्ट आपको उसमें मिलेगा वो इसमें भी आपको कंफर्ट मिलेगा। नहीं, मैं भी जैसे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, और सस्पेंशन एक्चुअली मुझे काफ़ी सॉफ्टर साइड लग रहे हैं इस गाड़ी के। हाँ, और हेडरूम वगैरह मतलब स्पेस है गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज लग रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंदर। तो मुझे ये जानना है कि जैसे अगर आपने लॉन्ग ट्रिप्स किए तो उसमें वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या थी गाड़ी की, और माइलेज किस तरीके का निकल के आया गाड़ी में? माइलेज इसकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो, आपकी पोजीशनिंग कैसी है क्लच के ऊपर एंड एक्सीलेटर के ऊपर। अगर आप इसकी स्पीड रखते हो 40 to 80 के बीच, मतलब 80 से नीचे रखते हो अगर, तब आपको विदाउट एसी इसकी एवरेज मिल जाएगी। मैंने 26-27 की भी निकाल ली है। अच्छा। विद एसी 24 की आ जाती है एवरेज। तो आप फॉर अ स्टैंडर्ड आप लगा के चलो कि बिटवीन 22 to 26 की आपको इसमें एवरेज मिल जाएगी। तो मतलब आप अच्छी माइलेज भी ले पा रहे हैं गाड़ी से, और प्राइस वाइज भी काफ़ी सेटिस्फाइड है। आप मेरे को बता रहे थे कि आपने एक यूज्ड बाइक भी खरीदी है। हाँ, तो वो कितने की पड़ी है आपको? क्योंकि एक मतलब मेरा माइंडसेट ये रहता है इन चीज़ों की, जब मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ यूज्ड कार के लिए, तो बेसिकली आपने जैसे 38,000 रुपये की गाड़ी खरीदी, तो उसके अंदर और भी तो खर्चे ओवर द टाइम आएंगे। मतलब वो क्या, वो ज़्यादा है, कम है, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। और आपने जैसे एक बाइक भी खरीदी है, तो क्या आपको बाइक अभी भी सेंस लगता है कि यार बाइक उतनी अफोर्डेबल है? एक शौक की देखो अलग चीज़ है, शौक अलग चीज़ हो जाती है। तो बाइक आपको ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है इससे, या फिर महंगी लगती है? नहीं, इससे जो मैंने बाइक खरीदी है, हालांकि प्राइसिंग उसकी इससे थोड़ी कम है, अच्छा। बट वो कहीं ना कहीं मुझे इससे महंगी लगती है। कैसे? बिकॉज ये कंफर्ट देती है, आपको लॉन्ग जर्नीज पे लेकर जा सकती है एंड 4 लोग बैठ के जा सकते हैं इसमें। तो अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो कार मेक्स मोर सेंस देन अ बाइक। बाइक तो शौकिया है, आप इंडिविजुअल यूज़ करते हो, पिलियन भी आप कभी कभी बैठाते हो बाइक पे। बिल्कुल, ये तो है यार। तो मतलब ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, और क्या सोच के ली थी गाड़ी की? ये सोच के ले थी कि 1-2 साल बाद दे दूंगा, या फिर आपका ऐसा विचार है कि नहीं यार जब तक वैलिड है गाड़ी, और ये वैसे भी HR नंबर है तो आप वहाँ उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो? हाँ, तो क्या ऐसा कुछ मन में चल रहा है तो कि नहीं मेरा यार तो मैं ये प्लान था इसको लेके कि मेरे को अच्छी लगती थी वैसे भी, रियर व्हील ड्राइव थी, तो मैं अच्छा। 5-6 महीने चलाऊंगा। अगर कल को मुझे लगेगा पार्किंग की इशू है तब मैं इसको निकाल दूंगा। बट अच्छा। अब मेरे को इसका जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो मुझे मज़ा आता है चलाने में। मैं कुछ दिन चलाता नहीं हूँ तब भी मेरे को एक्साइटमेंट होती है कि नैनो चलानी है जाके। अच्छा। तो अब मेरे को है कि जब तक इसकी वैलिडिटी है तब तक तो मैं इसको रखूँगा ही फॉर श्योर। उसके बाद भी अगर मैं इसको हरियाणा में जैसे एक्सटेंड करा सकता हूँ तो एक्सटेंड कराऊंगा। एक मेरा और प्लान है कि इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास दोबारा टाटा नैनो खरीदने का, क्योंकि 2017 और 18 मॉडल में खरीद सकता हूँ। जैसे मैं इसको 3 साल चलाऊंगा टिल 2029, मैं उसको भी 3 साल चला सकता हूँ। हाँ, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा टाटा नैनो का। बट एक यूज कार के अंदर यार तुषार एक चीज होती है ना, जब आप किसी चीज को एक तरीके से, आप जैसे आपने गाड़ी ले ली, आपने अपने हिसाब से तैयार भी कर ली, और कुछ जो चीजें छोटी मोटी होनी थी ओवर द टाइम आप उसको ठीक भी करा लोगे। बट आप जब एक यूज कार खरीदते हो तो आपको ये दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है चीजें, ये प्रोसेस। हाँ, ये वाली चीज है। बाकी जो आपका थॉट है कि हाँ यार मैं क्यों नहीं 2017-18 मॉडल खरीद लूँ, तो फिर वो और ज्यादा मेरे लिए बेटर हो जाएगा। हाँ, तो इफ़ यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड कार देन यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस तो आपके अंदर होने चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी यूज कार्स को ड्राइव किया हुआ है, तो मेरे अंदर वो पेशेंस है। आई नो हाउ टू एग्जामिन अ कार। अच्छा। तो वो अगर आपको आता है तो आप खुद भी अपने आप देख सकते हो, अदरवाइज अपने साथ आप मैकेनिक लेके जाओ। मैंने काफ़ी यूज कार ड्राइव्स की हुई हैं, बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, अपने लिए, बट स्टिल मैं एज अ लास्ट जो पॉइंट होता है वो एज अ मैकेनिक से ही लेता हूँ। बढ़िया है। तो आप मैकेनिक को अपने साथ लेकर जाओ, उसके एक बार इंस्पेक्ट कराओ, बिकॉज वहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हो ऑनर के साथ। ये तो है यार। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि टाटा नैनो आप हमको दे दो, अपनी टाटा नैनो। एंड मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि अपनी टाटा नैनो सेल कर दो, हम इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, एंड हाउ टू बाय अ टाटा नैनो, हमें तो महंगी मिल रही है। हाँ, एक्चुअली जो आपने प्राइसिंग जिस प्राइसिंग पे ली है उस प्राइसिंग पे तो लोगों को इतना इजीली जो है नहीं मिलती गाड़ी, और टाटा नैनो के भी लोग 60-70,000 तक तो मानते ही हैं। और जब वो 2012 या 13 मॉडल हो, तब आपकी तो खैर 2014 मॉडल है, तो दिल्ली में भी अभी इसकी जो है 2029 से वैलिड जो है गाड़ी रहेगी।
तो मतलब मुझे तो लगता है कि ये गाड़ी यानी हाउ सेंस बनाती है अगर आप एक टू व्हीलर या फिर एक ज़्यादा महंगी यूज्ड कार खरीदने वाले हो और आपको थोड़ी सी मतलब इसमें ये है कि पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँगा कि IRVM जैसे आपका ये ORVM हो गया, तो ORVM की आप एक बार कॉस्ट बताओ ऑडियंस को तो कि लोग समझ पाए कि कितना अफोर्डेबल है। ORVM इसका जब मैंने ली थी तो टूटा हुआ था राइट साइड को ORVM, तो ये 550 रुपीज़ का मैंने लिया था। देखो अब 550 रुपये में ऑल्टो का भी मिरर जो है 550 रुपये का नहीं आता। तो जब आप उससे कंपेयर करते हो तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी और टायर साइज भी जो है काफ़ी एंड छोटा है। इसका ORVM हैवी भी ऑल्टो से, हाँ। सेकंड फ्रेमिंग डबल फ्रेमिंग में आता है ना ये, हाँ वो सिंगल में आता है पुरानी ऑल्टो का। बिल्कुल। और अगर आप टायर साइज भी देखोगे तो वो भी ऑल्टो से छोटा है, तो उस हिसाब से वो टायर भी सस्ता पड़ता है। तो अगर आपने टायर चेंज कराए हैं इसके जब से लिया अपने गाड़ी? टायर मैंने नहीं कराए हैं बिकॉज टायर की हेल्थ है 50 to 60%। अच्छा। बट मैंने अभी रिसर्च कर रहा था मैं कि टाटा नैनो के टायर कितने के पड़ेंगे, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि एक्टिवा के प्राइस में ही आ जाते हैं इसके टायर। 1700-1800 वाले भी। 1700-1800 के टायर आ जाते हैं। तो वो भी एक देखो दोस्तों, अगर कोई यूज्ड कार खरीदता है, क्योंकि जो टू व्हीलर से आ रहा है ना उसके लिए ये छोटे छोटे खर्चे अब जो अगर आप में से कोई कैपेबल है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी कैपेबल रहें, तो आप जो कैपेबल हो गाड़ी लेने के तो उसके लिए तो भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4000 का टायर भी ठीक है, 5 का भी ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में एक नीडी बंदा है जो इस तरीके से देख रहा है गाड़ी को, उसके लिए तो वो काफ़ी मायने रखता है ना कि यार 3000 रुपये का टायर मुझे अगर ना दे के एक 1700 का टायर मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई भाई। उसके तो पैसे सेव हो जाएंगे, वो तो हर एक चीज़ बजट में देख के चल रहा है अपने। तो मुझे बताओ कि जब गाड़ी खरीद ली और अब तक कभी ऐसा लगा कि यार फंस तो नहीं गया मैं इसको लेके? नहीं, नेवर। भाई सबसे बड़ा मुद्दा आजकल के टाइम पे पता है क्या बना हुआ है कि यूज्ड कार मार्केट में सब लोग इसलिए डरे हुए हैं कि E20 जो है कंप्लाइंट गाड़ियां नहीं है, ये गाड़ियां जो है, और पूरे देश भर में E20 मैंडेटरी हो चुका है। हाँ। तो आपको कितना परेशान कर रहा है E20, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको 4000 किलोमीटर चलाया है। अब E20 से पहले तो मैंने इसमें नहीं ड्राइव किया बिकॉज जब मैंने गाड़ी ली थी तब E20 ही था पेट्रोल। बट जब मैं इसमें पावर डलवाता हूँ तो मेरे को एवरेज में जंप मिलता है अच्छा 2 to 2.5 का। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो पावर है उसके अंदर भी हाँ, उसके अंदर भी E20 ही आता है, बट मैंने जैसे टेस्टिंग किया मुझे मिलता है जंप उसमें। अच्छा नहीं, वो तो ओवरऑल देखो, पावर आप जब डलवाते हो तो एक अच्छी पावर भी निकल के आती है और माइलेज भी वहाँ हल्का सा बढ़ ही जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग जो है काफ़ी कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि भाई E20 डलने के बाद जो है इंजन में इशू आ जा रहा है, गाड़ी ही बर्बाद हो जा रही है। इस टाइप से क्या आपको इशूज आ रहे हैं? हाँ वो तो है, जैसे मेरे पास बाइक है, मेरे पास एक्टिवा भी है, मेरे पास दूसरी गाड़ी है, तो उसमें मैंने डिफरेंस फेस किया है। उसमें मेरी एवरेज गिरी है 4 to 5 से। देखो एवरेज तो गिरेगा ही, वो तो E20 जब डल रहा है ये तो आप कंफर्म मानो कि एवरेज तो गया। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उससे इंजन खराब हो जा रहा है उनका। हाँ, तो फ्यूल टैंक में इशू आ रहा है लोगों के। फ्यूल टैंक तो में ऐसा कोई इशू आया आपको? मैंने तो ऐसा कोई इशू फेस नहीं किया है, जस्ट बिकॉज की जो दूसरी गाड़ी है वो कंपनी से उसकी सर्विस होती है, तो मैंने ऐसा पार्ट को नहीं देखा है कोई कि फ्यूल टैंक में क्या इशू है। जो लोग लोकल मैकेनिक से कराते हैं, लोकल मैकेनिक शोकेस कर देते हैं कि देखो आपके फ्यूल टैंक में क्या इशू हो रखा है, तो उनको ज़्यादा बेटर से पता होगा। बट एवरेज में तो फॉर श्योर गिरावट, एवरेज में तो फॉर श्योर ये आपको मिलेगा ही। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपकी गाड़ी BS4 है तो आप वो E20 वाला जो है, E10 कंप्लाइंट तो आई थिंक ये होती ही है, E20 वाला थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। और अगर आप दूसरी गाड़ी ले रहे हो जिसमें 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि CNG लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और फ्यूल जो है गाड़ी में अपने जो है ज़्यादा मत डलवाओ, आप 5-5 लीटर या 10-10 लीटर करके उसे कंज्यूम करते रहो। हाँ। ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ो ही मत। अब जैसे मैंने मेरी स्कूटी को फॉर 4 to 5 डेज नहीं ड्राइव किया था, तो उसके बाद मैंने उसको सिंगल वाले स्टैंड पे लगाया था, तो उसके बाद वो ऑन ही नहीं हुई। अच्छा। तो मैकेनिक टोल्ड मी कि आप इसको डबल स्टैंड पे लगाया करो, बिकॉज फ्यूल टैंक में एक साइड पेट्रोल पड़ा रहता है ना, तो ऑन करने में इशू आता है। हाँ वो तो है, वहाँ पर अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो फिर कैसे बात करेंगे। तो आप किन लोगों को ये रिकमेंड करते हो गाड़ी? मैं ये उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो अपनी फर्स्ट गाड़ी बाय करना चाह रहे हैं, जिनको लर्निंग पर्पस के लिए गाड़ी खरीदनी है, और जो सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हैं वो इस प्राइस में गाड़ी ले सकते हैं। बिकॉज सेकंड हैंड बाइक में ना, मैंने सेकंड हैंड बाइक अभी परचेज की है, उसमें इंजन की कंडीशन आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बिकॉज गाड़ियों का इंजन स्ट्रांग होता है तो वो आपको सील्ड इंजन मिलेगा। बाइक में होगा 80% ऑफ द टाइम आपका अगर सस्ती में बाइक ढूंढोगे आपको उसका इंजन खुला हुआ ही मिलेगा।
तो उसका आपको काम भी कराना पड़ेगा। जैसे 1,34,000 किलोमीटर चली हुई है, एंड एज पर माई ओपिनियन, माई थिंकिंग, दिस कार कैन ड्राइव अप टू 3 लाख किलोमीटर, अगर इसकी इंजन की कंडीशन अभी ऐसी है। अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो क्योंकि पेट्रोल और अगर इंजन आप वैसे रिपेयर भी डिजाइन करा होते दो हैं। तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि रिपेयर नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि गाड़ियों के इंजन ज़्यादा अच्छे से ओवरऑल हो जाते हैं ना, कि बाइक का अगर जब तक मैकेनिक अच्छा हो तो बात अलग है। बट मैंने ज़्यादातर केसेस में देखे कि एक इंजन रीबिल्ड करने के बाद जैसे ये भी टाटा नैनो खड़ी है हमारे राइट में। हाँ, इसमें क्या होता था, इसमें पीछे डिग्गी आ जाती थी। अच्छा, इसमें हमको जब डिग्गी ओपन करनी पड़ती है ना, तो हमको बूट यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है, जैसे हम अच्छा। इसकी सीट को आगे कर लेते हैं। अच्छा, ये भी प्रैक्टिकल है, बट उस टाइम पे नहीं आता था वो, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। नहीं भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन में भी तो 38,000 में बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, बट जिसने ये खरीदी थी, जिसका ऑन रोड प्राइस था वो था 3,10,000 रुपीज। अच्छा, ये 2,96,000 था इसका एक्स शोरूम। तो उस अकॉर्डिंगली इन्होंने काफ़ी फीचर्स ऐड किए थे, जैसे आप देख सकते हो कंपनी फिटेड स्टीरियो। तो ये कंपनी फिटेड स्टीरियो आता था इसमें। आप एक बार कंपनी फिटेड स्टीरियो दिखाइए। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ब्लूटूथ आता है, ऑक्स आता है, सीडी आता है, यूएसबी आता है, और 2014 में तो ओक्स होना भी बड़ी बात और थी। 4 JBL के स्पीकर आते हैं इसमें। बताओ भाई। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। जैसे आप गियर नॉब पे हाथ रखोगे ना, आप एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ऐसे इजीली देखो। कर सकते हो। ये इजीली एक्सेस है, और सारा मतलब जो भी कंट्रोल्स हैं, मतलब एसी की जो क्वालिटी है, मतलब हम दिन में शूट कर रहे हैं गाड़ी, और हमने बीच में गाड़ी पहले धूप में भी खड़ी रखी, उसके बाद एसी में बैठे, तो मतलब लग रहा है कि हाँ यार, कि बढ़िया चल रही है गाड़ी। एसी इसका बड़ा अच्छा है। अगर 2 बंदे इसमें जाते हैं तो 2 लोगों के हिसाब से तो काफ़ी एसी अच्छा है। और जैसे ही रात का टाइम आता है, डे लाइट में तो फिर भी थोड़ा कम एसी परफॉर्म करता है, रात में तो रात को अच्छा परफॉर्म करता अच्छा है। हो पुरानी जाता है। गाड़ी में वैसे भी आपको इसका जो कंडेंसर होता है ना, उसको क्लीन करते रहना होता है गर्मियों में, बिल्कुल। तो उससे कूलिंग थोड़ी और बढ़ जाती है। तो ये था तुषार जी का एक्सपीरियंस इस टाटा नैनो को लेके। तो मेरे हिसाब से तो आज भी जो है 2026 में आप एक टाटा नैनो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे गाड़ी आपको मिल जा रही है, उस प्राइसिंग पे एक्चुअली एक्टिवा भी नई नहीं आ रही है, और अगर आप इसको री रजिस्टर्ड करा ले तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। और अगर CNG वेरिएंट में टाटा नैनो मिल जाए तो क्या ही बात। हाँ, CNG में भी आती थी ये 2016-2017 में। बिल्कुल। उसमें तो एवरेज भी ये देती थी अप्रॉक्स 40 to 45 की एमपीएल। बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर टाटा नैनो को लेके कोई सवाल और आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।